डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रोनॉमी का एक पार्ट है फार्मिंग सिस्टम, खेती करने के प्रकार। कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है, उनके प्रकार पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में अलग पैटर्न की खेती की जाती है। आप जो पूर्वी राजस्थान या पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में अलग प्रकार की खेती की जाती है। अलग राज्यों में या फिर जनजातीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की खेती की जाती है। इन सब प्रकार की खेतियों के अलावा फसल चक्र अपनाकर खेती की जाती है, मिश्रित शस्य अपनाकर खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है। मिश्रित खेती और मिश्रित शस्य में क्या अंतर है? इस प्रकार की खेतियों के प्रकार, इनके टाइप्स, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेतियों के प्रकार। किस किस प्रकार की खेतियां संभव है, किस किस प्रकार की खेतियां की जाती है, वो सब की चर्चा करेंगे और वो चालू करते हैं। आज सबसे पहले हम चालू करेंगे भैया खेतियों के प्रकार में एक टर्म है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये टर्म बड़ी जो है आजकल बहुत चल रही है। भारत सरकार ने इस वर्ड्स के इसी शब्द के ऊपर एक भारत सरकार की योजना भी आ रखी है। इसको नमसा कहते हैं। नमसा नाम से एक योजना है भारत सरकार की, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत नेशनल मिशन, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। इसमें तीन चार और सब मिशन है। इसमें राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन भारत सरकार का कई योजनाओं के माध्यम से बार बार एक ही ध्यान है कि किसी भी प्रकार से ये वातावरण, ये सोइल, ये मृदा जो है सजीव बनी रहे, इसकी उपजाऊपन बना रहे, मिट्टियां प्रदूषित नहीं हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ढंग से उन पर खेती कर सके। इस प्रकार की खेती की जाए, कम से कम रसायनों का प्रयोग करके खेती की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में भी ये मिट्टी, ये भूमि, ये मृदाएं अच्छा उत्पादन देती रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की योजना चालू की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। एक परंपरागत कृषि विकास योजना, एक योजना और है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य भी यही है, किसी भी प्रकार से हम परंपरागत कृषि विधियों को जो पहले हम करते आए हैं, गोबर की खाद को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके उसको कहीं पर सड़ाकर हम खेत में प्रयोग करें। भेड़ बकरियों की जो मींगड़ियाँ होती है उनको इकट्ठा करके उनको सड़ाकर उनकी अच्छी खाद बनाकर प्रयोग करें। जितना भी फार्म का हमारा कचरा होता है उनको इकट्ठा करके कंपोस्ट बनाएं, या फिर हमारे पास केंचुओं की व्यवस्था हो सकती है तो वर्मी कंपोस्ट बनाएं। और इनके अलावा जो कीटनाशकों के रूप में हैं, कीटनाशकों के रूप में भी प्लांट एक्सट्रैक्ट काम में लें। पादपों के जैसे नीम का घोल है, इस प्रकार के काम लेकर हम कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण करें और फसलों में कम से कम रसायनों का प्रयोग करके, मिट्टी में कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन करें। ये सब करने के बाद ये निकल के आता है सस्टेनेबल। यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टिकाऊ खेती है। ऐसी खेती करें ताकि आने वाले समय तक हमारी भूमियां उपजाऊ बनी रहे। इसका सीधा एक ही है, पर्यावरण को, मृदाओं को बिना प्रदूषित किए हुए भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हुए खेती करना। इसमें क्या क्या अपनाएंगे हम? इसमें फसल चक्र अपनाएंगे। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे। जैविक खेती अपनाएंगे, जैविक खेती के बारे में अलग से चर्चा करेंगे हम। रसायनों का प्रयोग नहीं करना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो खेती की जाएगी वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, टिकाऊ खेती होगी। एक टर्म होती है एक फसली पद्धति, मोनोक्रॉपिंग। ये मोनोक्रॉपिंग नाम से ही लग रहा है, मोनो, एक ही फसल को बार बार उगाना, उससे भूमियाँ, मृदाएं खराब हो जाती है। ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। कीड़े बीमारियां
इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फसलें उगाना ही मुश्किल हो जाता है मोनोक्रॉपिंग में। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है खेत में कई वर्षों तक एक ही फसल को उगाते रहना, मोनोक्रॉपिंग, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक टर्म है जूमिंग, जूम क्रॉपिंग, जूमिंग, इसको ये जो है जनजातीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जनजातीय क्षेत्र के लोग कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं कि जंगल में कोई भी जगह है उसमें लगातार हम खेती कर रहे हैं, उसमें खेती हर साल मक्का उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, कई सालों तक मक्का उगाए जा रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, उस खेत में मक्का उगना बंद हो जाती है, मक्का उसमें उत्पादन नहीं देती है। तो उस क्षेत्र में क्या करता है, वो जनजाति के लोग उस खेत को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा जंगल काटते हैं, जंगल को जलाते हैं और फिर दूसरा खेत बना लेते हैं, फिर उसमें कई सालों तक मोनोक्रॉपिंग करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जंगल काटकर नई जगह पर खेती करना, जंगल जलाकर या जंगल काटकर खेती करने को जूमिंग कहते हैं। कई नाम है इसके अलग अलग, इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, नाम से ही है स्थानांतरित, एक जगह से बार बार स्थानांतरित करते रहना। इसको वालरा भी कहते हैं कई क्षेत्रों में, वालरा खेती, इसको जूमिंग खेती भी कहते हैं। और इसको कई जगह पे बर्न खेती भी कहा गया है, बर्न फार्मिंग, खेत जंगल को जलाकर खेती करना। इस प्रकार से फोटो में दिखाया गया, देखो ये जंगल को जलाया और एक खेती करी, जूमिंग, या स्लेश वर्ड भी दिया गया इसके लिए, बर्न फार्मिंग है, वालरा भी कहा गया है, जूमिंग भी कहा गया है, स्थानांतरित भी कहा गया है। ये सारे टर्म इसी के लिए आते हैं कि खेत बदल बदल कर जंगलों में खेती करना क्या कहलाता है, ये जूमिंग खेती कहलाता है। इसके बाद एक टर्म आती है टोंग्या सिस्टम ऑफ फार्मिंग, टोंग्या फार्मिंग। यह सिस्टम भी वन क्षेत्रों के साथ, फॉरेस्ट के साथ फसलें उगाने को टोंग्या कहते हैं। फॉरेस्ट के साथ फसलें उगाने को क्या कहते हैं, टोंग्या कहते हैं। इसको टोंग्या वर्ड दिया गया है, जंगल में जंगल में फसलें उगाना, उसको क्या बोलते हैं, टोंग्या कहते हैं। और फसलें जब तक ही उगाई जाती है तब तक कि इनकी छाया ज़्यादा नहीं हो। जब बड़े ट्री हो जाते हैं तो फिर उगाना संभव नहीं होता है, छाया में फिर पौधे पनपेंगे नहीं। जब छोटे जंगल के, वन के पेड़ छोटे होते हैं उस समय खेती कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टोंग्या। क्या बोलते हैं, टोंग्या सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। एक टर्म होती है क्रॉपिंग सिस्टम और एक होती है क्रॉपिंग पैटर्न। एक होती है क्रॉपिंग सिस्टम और एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो इसको हिंदी में कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को तो कहते हैं शस्य प्रणाली और क्रॉपिंग पैटर्न को कहते हैं शस्यन क्रम। तो ये दोनों वैसे तो एक समान है, क्योंकि किसी क्षेत्र में जो फसल चक्र अपनाया जाता है, कई क्षेत्रों में क्या है, यूपी की बात करें, धान गेहूं, जो क्रॉपिंग बहुत कॉमन पैटर्न है वहाँ का, यूपी का बहुत कॉमन जो पैटर्न है वो धान, खरीफ में तो धान उगा लेंगे, वो धान काटा और उसके बाद गेहूं बो देंगे। धान गेहूं, राइस व्हीट, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ का, राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न है। राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न, बार बार राइस व्हीट उगाना, तो वहाँ का राइस जो पैटर्न है वो क्या है, राइस व्हीट पैटर्न है। इसको तो कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फसल चक्र की फसलें उगाते रहना, इसको तो कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। और इसी को जिन कई, अब यूपी में ही क्रॉप जो क्या उगाया, धान उगाया, फिर गेहूं उगाया, फिर धान उगाया, तो वहाँ की इकोनॉमी पर, वहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर। तो किसी एक वातावरण में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो फसल चक्र अपनाया जाता है उसका व्यवसायी, सामाजिक, तकनीकी, भौतिक, पर्यावरणीय संबंध और उनका प्रबंधन को क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। वही है, तो दोनों मिलती जुलती चीजें, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में
किस प्रकार का कौन सा फसल चक्र अपनाया गया है। फसल चक्र अपन भली बात ही बताया मैंने आपको, हालांकि इसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे अपन। फसल चक्र, फसल चक्र 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, बनाते हैं क्योंकि फसल को समान एक जैसी फसल नहीं बोकर बदल बदल कर बोनी होती है। तो ये था क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, दो इसकी चर्चा कर रहे थे हम अभी। ये आ गया फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। किसी एक निश्चित भूमि में, किसी एक निश्चित खेत में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में, ये मान लीजिए मेरे पास कोई 5 बीघा जमीन है और मैं 5 बीघा जमीन में मैं एक 2 बीघा का एक मेरा प्लॉट है, ये मान लो आप, तो 2 बीघों का एक ही चक है पूरा, और उस 2 बीघा का खेत में मैंने इस साल जो खरीफ में बाजरा बोया था, बाजरा कट गया, बाजरे के बाद रबी में मैंने चना बो दिया, चना कट गया, जायद में मेरे पास ऐसी कोई पानी की व्यवस्था थी नहीं फसल उगाने की। उसके बाद फिर मेरे पास जो है अगली जब खरीफ आई तो मैंने मूंग उगा लिया, मूंग उगाने के बाद हमारे पास अगली फसल में मैंने सरसों उगा ली। और ये सिंचाई के साधनों पर भी निर्भर करता है। ये तो हो गया मेरा सिंचाई के साधन नहीं थे तब का। अगर सिंचाई के साधन है मेरे पास तो मैंने खरीफ में मूंगफली उगा ली, रबी मैंने गेहूं उगा लिया, जायद में मैंने सब्जियां पैदा कर ली है। ये तो हो गया 1 साल का। अब इसको 2 साल का बना सकता हूं मैं। अगले साल फिर, इस साल जैसे मैंने मूंग उगा लिया या मूंगफली उगा ली, तो अगले साल में ज्वार उगा लूंगा, फिर उसके बाद चना उगा लूंगा रबी में। तो इस प्रकार से 1 साल में फसलें, 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, 4 साल तक का हमारा कार्यक्रम, फसलें उगाने का कार्यक्रम, या 1 साल का कार्यक्रम या 2 साल का कार्यक्रम या 3 साल का कार्यक्रम या 4 साल का कार्यक्रम, इसको कहते हैं, कार्यक्रम को फसल चक्र कहते हैं। और ये अधिकतम 4 वर्षों का बनाया जा सकता है। 1 साल से 4 साल तक का जो फसल उगाने का क्रम है इसको फसल चक्र कहते हैं। ये 4 साल तक बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि हमको फसलों को बदल बदल कर बोना होता है। बदल बदल कर बोने का तात्पर्य यह है, हमने इस साल हमारे खेत में सरसों बोई, सरसों में इस बार हमारे सफ़ेद रोड़ी रोग लगा। कोई भी रोग लग सकता है, जो में मोलिया भी लग सकता है, सरसों में सफ़ेद रोड़ी लग सकता है, या फिर कोई कीड़ा लग सकता है। ये मान लें अपन तो कि सरसों में सफ़ेद रोड़ी रोग लगा था। अब रोड़ी रोग लगा, थोड़ा बहुत लगा होगा, हमने फसल को काट लिया। अब जब फसल काटी तो उसके पत्ते, उसके तने के अवशेष कई खेतों में गिर जाते हैं। उनमें सब में रोगजनक जो है उसका एल्बुगो कैंडिडा जो फंगस से होता है, कवक होता है, वो भूमि में गिर गया। अब क्या होगा, अब अगली साल भी हमने वापस अगर सरसों उस खेत में बोई तो भैया वो पैथोजन, वो फंगस एल्बुगो कैंडिडा वहाँ पर पहले से ही तैयार है। वो इस साल जो है उस रोग, सफ़ेद रोड़ी का रोग ज़्यादा संक्रमण होगा। इसी प्रकार अगर और हमने और साल भी इसको रिपीट कर दिया तो हमारे खेत में खतरनाक रोग आ सकता है। इसीलिए फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। ऐसी कीटों के बारे में है, ऐसी खरपतवारों के बारे में है, सब चीज़ें हैं, सभी चीज़ें बढ़ जाएंगी। फिर तो खरपतवार भी बढ़ जाएंगे, किसी एक ही फसल को उगाने से कीड़े भी बढ़ जाएंगे और वो फसलें फिर उगाना ही असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से फसलों को बदल बदल कर बोने से हमको लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। तो कोई भी फसल चक्र 1 साल से 4 साल तक का हो सकता है। इसका एक बार इसको पढ़ के भी देख लेते हैं अपन। किसी निश्चित भूमि में एक निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर करके बोना, जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिले और भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान नहीं हो, इसको फसल चक्र कहते हैं। और ये फसल चक्र 1 साल से 4 साल तक का हो सकता है। अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं? अगर हमने खरीफ में उथली जड़ों वाली फसल बोई है तो रबी में हम क्या करेंगे? गहरी जड़ वाली फसल बो देंगे। है उथली जड़ से मतलब बाजरा बोया, ज्वार बोया, मक्का बोया, तो रबी में क्या करेंगे अपन? रबी में बो देंगे अपन गहरी जड़ वाली यानी दलहनी फसल, चना बो देंगे, अरहर बो देंगे, सॉरी अरहर तो खरीफ की हो गई, चना बो देंगे आप, और मसूर बो देंगे, सरसों बो देंगे, ये गहरी जड़ वाली हो गई। तो इस प्रकार से क्रम अपनाना चाहिए। अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व
चाहने वाली। जैसे आपने अगर खरीफ में ज्वार बो दिया, ज्वार बहुत सारे पोषक तत्व अवशोषित कर लेती है, तो आपको रबी में कम पोषक तत्व यानी चना उगाना पड़ेगा। अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें, अगर धान आपने उगा ली तो अगली फसल आपको जो है रबी की सरसों उगा लो आप, या चना उगा लो, कम पानी चाहने वाली। इस प्रकार से फलीदार के बाद बिना फलीदार फसलों से मिट्टी में सुधार आता है। फलीदार का मतलब राइजोबियम जड़ों से होता है, इसको फलीदार कह दो, चाहे राइजोबियम वाली जड़ें कह दो, या दलहनी फसल कह दो, एक ही बात है। फलीदार कहो चाहे दलहनी कहो, एक ही बात है। ये और बता दूं आपको मैं, तो दलहनी फसलों से क्या होता है, वो जड़ें एक तो गहरी जाती है, एक उसकी जकड़ा जड़ें होती है, और दूसरा उसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो भूमि को सुधार करती है, भूमि का हवा वातावरण को बढ़ाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वाली फसल को उगाना चाहिए। कृषक के पास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग हो, इस प्रकार का होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जितने भी उसके पास उपकरण मशीनें हैं सब उपयोग में आ जानी चाहिए। तथा पास में स्थित बाजार को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पता चला हमने छोटी सी तो जमीन है और इसबगोल की खेती कर ली, अब वो 20, 30, 50 किलो इसबगोल पैदा हो गई, अब इसको कहाँ बेचने जाओगे आप? हैं, अगर जालोर में आप जोधपुर में उगा रहे हैं तो वहाँ तो मंडी है, तो इसीलिए बाजार को ध्यान में रखते हुए फसलों को उगाना चाहिए। इस प्रकार के फसल चक्र के सिद्धांत है। अब फसल चक्र अगर हम अपनाते हैं, अच्छा फसल चक्र अपनाते हैं, तो उसके लाभ देख लो आप, बहुत सारे लाभ है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल। भौतिक दशा में सुधार होगा। एक तो ये बार बार शब्द आता है, भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा है, ये सभी चीजों में आती है, पर भूमि मिट्टी की बात मैं करूं तो एक तो भौतिक दशा है, एक रासायनिक दशा और एक जैविक दशा। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। भौतिक दशा का मतलब, जैसे मिट्टी हमने हाथ में उठाई, एक तो मिट्टी का एक ढगड़ है, उसको फेंको तो ही नहीं फूटे हैं, और एक मिट्टी उठाया आपने और ऐसे हाथ से इसको दबाया, बिल्कुल भूरी भूरी है, बिल्कुल मिट्टी मिल गई, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़िया है और बिल्कुल फूट गया हाथ से ही, तो ये भौतिक दशा है। देखने में रंग कैसा है, काला है, भूरा है या रेती, ये पीला है, ये भौतिक दशा है। दिखने में, छूने में अच्छी होनी चाहिए। भौतिक दशा को सुधरती है, अच्छे फसल चक्र से मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, उससे सुधरती है। रासायनिक दशा से तात्पर्य क्या है? रासायनिक, जैसे आप दलहनी फसलों को उगाते हो तो रासायनिक उसकी स्थिति सुधरेगी, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, फसल के अवशेष मिट्टी में डलेंगे तो जो जीवांश पदार्थ है मिट्टी में मिलेंगे, पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी। ये रासायनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोषक तत्व की बात आ गई, रासायनिक स्थिति में सुधार होगा। जैविक दशा में जब आप मिट्टी में अच्छा वातावरण रखोगे तो लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। राइजोबियम जीवाणु की जो संख्या होती है वो रहते तो मिट्टी में ही है। जब दलहनी फसल को बीज को बोते हैं तो अपने आप जड़ों पे आ जाते हैं और वो गांठें बना लेते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के एक्टिनोमाइसिटीज, दुनिया भर के जीवाणु, दुनिया भर के कवक, दुनिया भर के शैवाल मिट्टी में जो पाए जाते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है, उससे स्वस्थ होती मिट्टी है। तो मिट्टी में जैविक की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लोरा और एक फौना। तो ये तो वनस्पति, जो सूक्ष्म जीव वनस्पतियों से संबंधित जो होते हैं वो तो फ्लोरा कहलाते हैं, और जंतुओं से संबंधित जो होते हैं वो फौना कहलाते हैं। जो मिट्टी में जैविक सूक्ष्म जीव पाए गए उनकी बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर भी चुके हैं जीवाणुओं की, एक्टिनोमाइसिटीज की जो मात्रा संख्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी हमने, और आएगी जब और दोबारा फिर चर्चा करेंगे हम आपसे। तो इसलिए भौतिक दशा में सुधार होता है, खरपतवारों, रोगों, कीटों पर नियंत्रण होता है। अगर बार बार एक फसल को बोते हैं तो रोगों का, कीटों का, खरपतवार संक्रमण मात्रा बढ़ जाती है। भूमि कटाव की रोकथाम होती है, जब फालतू में खाली भूमि नहीं छोड़ेंगे तो कटाव भी नहीं होगा, मृदा विकारों में भी कमी आएगी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि आएगी, आर्थिक लाभ होगा ही लाभ, बढ़िया उत्पादन होगा तो लाभ भी होगा। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी
क्योंकि हमने दलहनी फसल भी बोई है और फसलों को बदल बदल कर बो रहे हैं, तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। इस प्रकार से फसल चक्र की बात करी। और अब ये देखो आप, बढ़िया फसल चक्र हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए देखो, ये आपके जोधपुर और आपके जालोर में जो फसल चक्र लिया, बाजरा और जीरा। हमेशा ध्यान रखें आप, कोई भी फसल चक्र होता है, कोई भी, ध्यान से सुन लो भैया, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई भी जो फसल चक्र होता है उसमें जो ऐसे फसलें लिखी होती है ये हैं, उनमें पहली फसल खरीफ की होती है, ध्यान रख ले हमेशा, बाद में रबी की फसल होती है हैं, और अगर जो है अगली है तो जायद की होगी इसके बाद। शुरुआत कहाँ से होती है? खरीफ से होती है हैं। जैसे हम वित्तीय वर्ष की बात करें, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से चालू होता है ना, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है कि नहीं होता है वित्तीय वर्ष। ऐसे ही शैक्षणिक वर्ष, स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष होता है जो कब शुरू होता है? 1 जुलाई को चालू होता है। कब चालू होता है? 1 जुलाई को चालू होता है, और अगले साल 31 जून को या फिर मार्च अप्रैल में जब भी एग्जाम होती है तब खत्म होता है। और हमारा भी एक होता है कृषि वर्ष, कृषि कैलेंडर, कृषि वर्ष। हमारा कैलेंडर जुलाई से शुरू होता है। कब से होता है? मानसून के आने से खरीफ से शुरू होता है। इसको 15 जून कह सकते हो, 15 जून से शुरू होता है, खरीफ से शुरू होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? खरीफ से होती है। इसीलिए फसल चक्र में पहली फसल कौन सी आएगी? खरीफ की आएगी। खरीफ में बाजरा बो दिया, रबी में जीरा बो दिया है। जोधपुर जालोर क्षेत्रों में अपनाया जाता है। आपकी खरीफ में तिल बो दिया, रबी में गेहूं बो दिया है। ये 1 वर्ष का बनाया मैंने, केवल 1 साल का फसल चक्र है। अब 2 साल और 3 साल की बात करेंगे अपन, अभी 1 साल का फसल चक्र बना रहे हैं। मोट के बाद गेहूं, दलहनी और गैर दलहनी, ग्वार के बाद गेहूं, दलहनी, गैर दलहनी है। बाजरा के बाद गेहूं, मेथी या सरसों है। बाजरा उगा लिया, फिर मेथी उगा लेंगे तो दलहनी हो जाएगी। अरहर के बाद गेहूं, मक्का के बाद चना है। मूंगफली के बाद गेहूं, या फिर मूंगफली के बाद चना, या फिर मूंगफली के बाद गेहूं है। इस प्रकार से ये 1 वर्षीय फसल चक्र है। सोयाबीन के बाद गेहूं, सोयाबीन खरीफ की फसल है। इसके बाद ज्वार या मूंगफली, दोनों खरीफ की है, इन दोनों में से कोई सी भी एक ले लो। उसके बाद गेहूं या फिर चना ले लो। तो इस प्रकार से ऐसे ही धान के बाद गेहूं हो जाएगा, या ज्वार के बाद गेहूं हो जाएगा, या मक्का के बाद गेहूं हो जाएगा। कोई भी फसल चक्र 1 वर्षीय हो गया। अब द्विवर्षीय फसल चक्र, एक खरीफ में बोया ग्वार, उसके बाद गेहूं, फिर अगला खरीफ आ गया बाजरा और ये चना। देखो, ये आपको फसलों का पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि ये फसल चक्र कितने साल का है। या आपसे परीक्षा में दे दिया इसको और ये पूछ लिया कितने साल का फसल चक्र है भैया, तो आपको पता होना चाहिए खरीफ, रबी, खरीफ, रबी है 1 साल, यही हुआ ना। फिर 1 साल, ये 2 साल का हो गया भैया, द्विवर्षीय हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही पहले ग्वार, खरीफ पता है हमको, ये रबी 1 साल हो गया पूरा, फिर खरीफ और फिर रबी, फिर ये 1 साल हो गया द्विवर्षीय। तो आपको अब इस देखो त्रिवर्षीय फसल चक्र को देखता हूं मैं आपको। ये बो दिया खरीफ में और ये रबी में गन्ना बो दिया। अब ये रबी से कब तक चलता है? ये खरीफ तक चलता है, पूरा रबी खरीफ चलेगा ये। फिर अगली बार रबी से खरीफ, इसकी पेड़ी ले ली। पेड़ी का मतलब दोबारा फसल उगाना, रेटूनिंग। गन्ने की कटाई करने के बाद सिंचाई कर देते हैं, फिर गन्ना फूट जाता है, फिर 1 साल तक। तो 6 महीने की तो ये है, 1 साल की है, 1 साल की है। वो खरीफ पूरा होने के बाद फिर एक बार रबी में क्या ले लिया भैया? गेहूं ले लिया। इस प्रकार से आपके मक्का, गन्ना, पेड़ी, गेहूं कितने साल का हो गया? 6 महीने का। तो ये 1 साल यहाँ पे हो गया, 1 साल यहाँ पे हो गया, और 6 महीने का ये 1 और 1 2 और 6 से 1 साल ये हो गया, 3 साल का हो गया ये भैया। ऐसे ही खरीफ पे कपास बो दी, रबी में मेथी 1 साल हो गया
हो गया ना 1 साल। फिर एक ये क्या बो दिया, 1 साल के लिए गन्ना बो दिया, 1 साल के लिए पेड़ ले ली, 1 2 3 वर्षीय हो गया। कौन सा हो गया, 3 साल का हो गया। अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, एक जानकारी तो ये होनी चाहिए। दूसरा आपको ये इसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, है कि यार ये 6 महीने के यहाँ पर, 6 महीने के यहाँ पर, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि कितने साल का ये फसल चक्र हमारे सामने दिया हुआ है। अब देखिए आप, ये जोरदार चीज आई है, फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता, अब यहां पे 2 चीज होती है, देखो इसको आप पहले यहां पे समझ लें आप। एक तो होती है फसल चक्र सघनता, एक होती है शस्य सघनता। ये दोनों अलग अलग वर्ड है भैया, सुन लो। क्रॉप रोटेशन है ये, तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है, और ये क्या है, क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये। शस्य सघनता और फसल चक्र सघनता दोनों अलग अलग है। फसल चक्र सघनता तो क्या है भैया, फसल चक्र सघनता तो यह है कि जैसे आपने 3 साल का फसल चक्र लिया, तो 3 साल में कितनी फसल उगाई, 3 साल में 5 फसल उगाई, 3 साल में 6 फसल उगाई, 3 साल में 8 फसल उगाई। जितनी ज्यादा होगी फसलें उतना ही सघनता ज्यादा हो जाएगी, है ना। और इस प्रकार के सघनताओं के, या परसेंटेज एक तरह का ही है, इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बताया था। आपको अगर ध्यान हो तो, कितने में से कितना, नीचे तो क्या आता है, कितने में से कितना, ऊपर क्या आता है, कितने में से कितना, कितने में से कितना। ध्यान से सुन लेना मेरे फॉर्मूले को, नीचे क्या आएगा, कितने में से, जैसे परसेंटेज निकालते, मेरे 70 नंबर आए 100 में से, कितने आए, 100 में से 70 नंबर आए। अब आप परसेंटेज निकालो, तो नीचे तो क्या लिखेंगे 100, ऊपर क्या लिखेंगे 70, कितने में से कितना, 100 70, ऐसे देखो कितने में से कितना, 100 में से 70 गुणा 100, गुणा 100 तो सब में ही करेंगे, हैं। 3 साल में 6 फसलें ली, कितनी ली, 6 गुणा 100। 2 साल में 4 फसलें ली, गुणा 100, निकालो परसेंटेज। तो ये है भैया फसल चक्र सघनता। क्या है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। दोबारा समझाता हूं एक बार इसको मिटा के आपको, फसल चक्र सघनता। देखिए आप, अब एग्जांपल लेके समझ जाते हैं। फसल चक्र, एक फसल चक्र है ये, कपास बोया, उसके बाद मेथी बो दी, गन्ना बोया पूरे 1 साल, पेड़ी बो दी पूरे 1 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल हो गए भैया। कितने साल हो गए, 3 साल। और कितनी फसलें हो गई, 1 2 3 4, 3 साल में 4 फसलें, तो कितने में से कितना, 3 में 4 फसलें गुणा 100, 3 साल में 4 फसलें गुणा 100, क्या हो गया, 133%। क्या हो गया, 133% है। फसल चक्र सघनता को यहां और समझाता हूं आपको। देखो इसमें लेता हूं, आप इधर ध्यान से देखो, फसल चक्र सघनता याद कर लें आप। इसको लेता हूं मैं, कितना ये, 1 साल 2 साल, कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का। फसलें कितनी है, 1 2 3 4, 2 साल में कितनी फसलें, 4 फसलें गुणा 100, 200% हो गया भैया। फसल चक्र सघनता कितनी हो गई, 200% हो गई है। किसका निकाल लो, फसल चक्र सघनता। ये इस प्रकार से फसल चक्र सघनता है। और अब हम बात करेंगे इसके साथ ही कंफ्यूज करने वाली चीज, शस्य सघनता, जो बहुत कंफ्यूज करती है। शस्य सघनता, हमारे देश की शस्य सघनता कितनी है, लगभग 140 के आसपास है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, 140 है 38 है, इसके आसपास शस्य सघनता हमारे राज्य की, हमारे देश की। अलग अलग है दोनों, देश की अलग है, राज्य की अलग है। शस्य सघनता, ये शस्य सघनता क्या होती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी वही है, कितने में से कितना। ये क्या होती है, देखिए आप, शस्य सघनता। मेरे पास इधर देखो, कितने में से कितना,
मेरे पास 20 बीघा जमीन है भैया। कितनी जमीन है? 20 बीघा जमीन है। खरीफ के अंदर, खरीफ में पूरी पे मैंने खरीफ में कितनी बोली? पूरी की पूरी बोली 20 बीघा। रबी में मेरे पास पानी की व्यवस्था पूरी नहीं थी, इसलिए मैंने 10 बीघा ही बोई। जायद में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था थी तो 5 बीघा में मैंने सब्जियां उगा ली। कितने बीघा में? 5 बीघा में। तो पूरे साल में कितनी बीघा बो दिया मैंने? 20 और 10 30 और 5 35 बीघा बो दिया मैंने पूरे साल में। कितना बो दिया? 35 बीघा बो दिया। ये तो पानी था इसलिए, और पानी नहीं होता तो पता नहीं 20 बीघा होती क्या, या फिर और ज्यादा पानी होता तो हो सकता है 60 बीघा हो जाती। तो जितना पानी की व्यवस्था होगी उतना है तो करो, सस्य सघनता आएगी, उसी से तो आती है। तो अब देखो आप, जमीन तो कितनी है आपके पास? 20 बीघा, और बोआई कितनी हो गई? 35 बीघा गुना 100। यह आ गया भैया सस्य सघनता। सस्य सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये कितना आएगा? करीब ये आ जाएगा 30, 150, 170 करीब आएगा। निकाल लो, कोई खास बात नहीं है, जो निकल 166, 70 आसपास आएगा। तो ये भैया आ गई सस्य सघनता, इसलिए निकलती है सस्य सघनता। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सस्य सघनता निकालने का। सस्य सघनता निकालने का दूसरा क्या एक है, हमारे देश में, हमारे इसका जो देश का कैसे निकालते हैं, हमारे देश में जमीन कितनी है, क्या बोलते हैं उसको? बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल, बोया गया शुद्ध, वो बोलते हैं उसको क्रॉप एरिया, तो ऊपर आएगा, और नेट एरिया नीचे आएगा। यह आएगा ग्रोस क्रॉप एरिया, इसको ऐसे बोल लिखते हैं। नेट एरिया सोन, ऊपर क्या आएगा? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, यानी लिखी है शुद्ध फसल अंतर्गत क्षेत्रफल, और ऊपर आएगा बुआई का क्षेत्रफल। दे रखा ना, लिख रखा है यहाँ पे सस्य सघनता बराबर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ऊपर सकल फसल अंतर्गत क्षेत्रफल। यानी ये कितना है? ये तो जमीन है। कितनी जमीन है आपके पास? ये मान लो आप मेरे पूरी 150 बीघा जमीन है, और पूरे साल में मैंने कितनी बो दी? 300 बो दी, 300 बीघा। तो कितनी हो गई? 2 गुना 100, 200 पर सस्य सघनता हो गई। क्या हो गई? 200 सस्य सघनता हो गई। इसको मैंने आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की एक क्लास ली थी, कृषि सांख्यिकी की एक क्लास ली थी, उसमें और बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं मैं आपको, और वो वीडियो आप जरूर देखें। कौन सा वीडियो? कृषि सांख्यिकी वाला वीडियो आप अवश्य देखें। तो ये भैया सस्य सघनता की बात कर ली हमने। अब फिर दो चीज आ गई जो बड़ी कंफ्यूज करेगी, ध्यान से समझ लो। है कुछ भी नहीं, बस एक बात दिमाग में बैठनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात। एक होता मिश्रित खेती, एक होती मिश्रित सस्य। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये तो भैया मिक्स्ड फार्मिंग है, फसलों के साथ पशुपालन है। पशुपालन और खेती दोनों करना मिश्रित खेती कहलाती है। हमारे राजस्थान की बैकबोन है मिश्रित खेती। और मिश्रित सस्य क्या है? अरे जौ के साथ चना मिलाकर बोना है, चने के साथ अड़सी मिलाकर बोना, सरसों के साथ चना मिलाकर बोना, ये मिश्रित सस्य है। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित क्रॉपिंग खेती। ये क्या है? सॉरी खेती नहीं, सस्य है, तो ये खेती है। हिंदी में, हिंदी कंफ्यूज करती है थोड़ी सी। तो मिश्रित खेती यानी राजस्थान की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है भैया मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती में क्या करते हैं? फसलों के साथ पशुपालन किया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है? फसलें के साथ फोडर प्लस रियरिंग ऑफ कैटल, पशुपालन, फोडर चारा, क्रॉपिंग के साथ चारा उगाया, उसका पशुपालन कर लिया, ये हो गया है। अब बात करेंगे आप मिक्स क्रॉपिंग की। एक ही ऋतु में, खरीफ में ही जो खरीफ का ऋतु होती है उसी में ही एक ही खेत में दो फसलें उगाना, एक ही ऋतु में
एक ही खेत में दो फसल मिलाकर उगाना। और वो दो फसल कैसे भी उगा सकते हैं, या तो बोने से पहले बीजों को मिला लो, या फिर एक लाइन तो बाजरे की बो दी, एक मूंग की बो दी, ऐसे भी कर सकते हो आप। या फिर मूंग और बाजरे को मिला लिया, बीजों को पहले मिला लिया और फिर उनको सीड ड्रिल में लगा के बो दिया, या छिटकवा विधि से बो दिया, तो दोनों ही मिश्रित शस्य होगी। एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो से अधिक फसलों को उगाना, यह तरीका असिंचित क्षेत्रों में ज्यादा अपनाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा अपनाया जाता है। और ये एक प्रकार का बीमा है, इसको कहा गया है, मिश्रित शस्य को एक प्रकार का बीमा कहा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे खरीफ की फसल है, बाजरा हमने बोया और मूंग उसके साथ मिश्रित शस्य लगाई, पता चला कि पानी बरसात ही नहीं हुई, तो क्या होता है, मूंग तो डटा रहता है, जल्दी मरता नहीं है, भले ही बरसात नहीं हो, तो थोड़ा लंबे समय तक डटा रहेगा, और डटा रहेगा तो फिर जब लेट बरसात आएगी तो मूंग पनप जाएगा, और जो बाजरा जल्दी सूख गया उसको काट कर पशुओं को चारा खिला दिया, तो हमारा तो काम हो गया भैया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक तरह का बीमा हो गया है। तो इसको मिश्रित शस्य कहते हैं। अब मिश्रित शस्य, मिश्रित फसल या शस्य एक ही बात है, इसके क्या 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 ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किन किन फसलों को एक साथ मिलाकर बो सकते हो आप, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसी फसलों को तो नहीं बोएंगे ना जिनमें मेल ही नहीं हो, अच्छा दोनों में मेल होना चाहिए, दोनों फसलों को एक दूसरे का लाभ मिलना चाहिए, उन फसलों को मिलाकर बोएंगे हैं। उस क्षेत्र की जलवायु और भूमि के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। खाद्यान्न, अनाज वाली के साथ दाल वाली फसलें उगाकर बोएंगे हैं। ऐसे पोषक तत्वों, सूर्य का प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों के लिए आपस में प्रतियोगी नहीं होने चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं होने चाहिए हैं। अलग अलग ऊंचाई की उगाएंगे, आज जो गेहूं की फसल ऊंची है तो चने की नीची होती है, जो की ऊंची है तो अड़सी की छोटी होती है। इस प्रकार से अलग अलग गहरा ऊंचाई वाली, उनकी जड़ें भी अलग अलग गहराई वाली होनी चाहिए। एक जैसे कीड़े बीमारियां लगने वाली फसल नहीं होनी चाहिए हैं, ये भी होना चाहिए। और इसका लाभ क्या है भैया मिश्रित शस्य का, एक प्रकार का बीमा है, बात कर चुके अपन, चारा ही मिलेगा, थोड़ी बहुत जाते जाते थोड़ी बहुत दाल मिल जाएगी हैं, जल्दी पकने वाली, क्योंकि बरसात नहीं आई तो जल्दी तैयार हो जाता है, मूंग हो जाता है, मोट हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है, तो कुछ तो दाल मिली। बीमा है, भूमि की बचत है, विपरीत स्थितियों में उपज कुछ न कुछ तो आई जाती है, पोषक तत्व नमी का अवशोषण संतुलन बना रहता है, खरपतवार रोगों का नियंत्रण भी होता है, कटाव नहीं होता है, इस प्रकार के लाभ है भैया। और मिश्रित शस्य की देखो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप हैं, बाजरा के साथ मोठ, पश्चिमी राजस्थान का सबसे उचित, सबसे ज्यादा प्रचलित मिश्रित शस्य बाजरा मोठ है। मक्का, उड़द, बाजरा, मूंग, इनको दोनों को मिला के बो रहे हैं, दोनों खरीफ की फसलें, फसल चक्र नहीं है, ये क्या लगा हुआ बीच में। अरे फसल चक्र तो कैसे था, जैसे बाजरा था तो बाजरा के बाद हमने चना बोया तो ऐसे था निशान ये वाला, यहाँ क्या है प्लस प्लस, और ये खरीफ की थी और ये रबी की थी, जबकि ये दोनों खरीफ की है। इन दोनों को मिलाकर बो रहे हैं हम, दोनों को मिलाकर बो रहे हैं, खरीफ की दोनों रबी की, दोनों खरीफ की, ऐसे इस प्रकार से गेहूं सरसों, गेहूं अड़सी, ये जो है मिश्रित शस्य के प्रमुख उदाहरण हैं। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिनको अलग अलग क्षेत्रों में काम लिया जाता है, उन टर्मिनोलॉजी का पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न से संबंधित है, कवर क्रॉप है। हमने दाल वाली फसलें पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सारी दलहनी फसलों को हम जो है स्मोदर क्रॉप कहा था। वो स्मोदर क्रॉप क्यों कहा था, क्योंकि ये भूमियों को कवर कर लेती है। कौन, चंवड़ा है, चौड़ा लोबिया जिसको बोलते हैं, वो क्या कर लेता है, पूरी भूमि को कवर कर लेता है और आवरण बना लेता है भूमि के ऊपर, और उसके कारण से खरपतवारों को पनपने नहीं देता है, इसलिए कवर क्रॉप कहते हैं इसी फसलों को। मूंगफली है, उड़द है, चौड़ा है, या लोबिया कहते हैं इसको, लोबिया चौड़ा एक ही बात है। जो भूमि के ढक्कर क्या करती है, मृदाक्षरण कम करे, ऐसी फसल जो भूमि को ढककर मृदाक्षरण कम करे नहीं, कम करे, यह कम लिख दो भैया, कम करे, गलती हो गई यहाँ पे, सही कर लेना इसको। ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर मृदाक्षरण को कम करे, क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, कवर क्रॉप कहते हैं। मल्च क्रॉप, ये मल्च क्या होता है, मल्च का मतलब ही ढकना होता है।
क्या होता है? ढकना, मल्चिंग, भूमि को ढक देना। और भूमि को ढकने का उद्देश्य अलग अलग होता है। ये तो जो है मृदा कटाव रोका, और यहां पर नमी को संरक्षित करने के लिए भाई हमारे राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट का एक ही चीज पानी, जल बचत, जल संग्रह, कैसे भी करके ऐसी गतिविधियां हम अपनाते हैं जिसमें जल की बचत हो, जल का संग्रह हो, किसी न किसी प्रकार से पानी की बचत हो। तो मल्चिंग करते हैं जल के संरक्षण के लिए, ताकि हमारी जो भूमि में है उसमें जल वाष्प के रूप में उड़े नहीं, तो उसके मल्चिंग कर देंगे। तो मल्चिंग तो कर सकते हैं, घास फूस भी ढक सकते हैं, परंतु मल्च क्रॉप क्या होती है? तो ऐसी फसलें उगाना जो भूमि को ढक ले, वाष्पीकरण नहीं उन्होंने है, इसको कहते हैं, जैसे चौड़ा करता है ये काम, चौला की फसल उगा लो, ढक लेगी। स्मोदर क्रॉप भी कहते हैं इनको स्मोदर क्रॉप भी कहते हैं। स्मोदर क्रॉप बात, स्मोदर दम घोटने वाली स्मोदर क्रॉप, जिन फसलों की वृद्धि तेजी से होती है, इनकी पत्तियां सघन होती है और खरपतवारों को नहीं पनपने देती है, वही लोबिया, चौड़ा, मूंग, उड़द, वही दाल वाली फसलें। तो स्मोदर क्रॉप भी वही वर्ड है, मिलता जुलता शब्द है। एक होता है एले क्रॉपिंग, एले है, एले देखो आप, दोनों तरफ वृक्ष है, क्या है? वृक्ष लगे हुए बड़े बड़े, और उनके बीच में खेती करते हैं। जो बीच की पगडंडी थी उसमें खेती करना, काय में इस प्रकार की खेती को एले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षों या झाड़ियों से बने, वृक्षों, इधर वृक्ष का ये लाइन और ये लाइन, बीच में रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते में फसलें उगा ली हमने, इसको क्या कहेंगे? एले क्रॉपिंग कहते हैं। वृक्षों झाड़ियों के बने रास्तों में फसलें उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। ALLEY, एले क्रॉपिंग। ये ध्यान रख लें आप, ये एक जैसे वर्ड है, कई बड़े कंफ्यूज करते हैं। ये तो एले क्रॉपिंग है। एक ले क्रॉपिंग भी पढ़ेंगे हम, ले क्रॉपिंग है, वो ले क्रॉपिंग होता है घास उगाना, वो आगे पढ़ेंगे। खाली पड़ी भूमियों में घास उगाना पढ़ेंगे आगे। ले क्रॉपिंग होता है, ये एले है। एले यानी लाइन, यानी पगडंडी में फसलें उगा ली भैया। ये ले आ गया, देखो पास हाथ ही आ गया, ले भी साथ में आ गया भैया। चारे वाली फसलों को उगाना ले फार्मिंग कहते हैं, ले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फसलें उगाते हैं, हम फसल उगा रहे हैं और उसके बाद में कोई फसल नहीं बोई, तो हम उसमें चारा ही उगा लो, पशुओं के लिए चारा उगा लो, इसको बोलते हैं ले क्रॉपिंग। उससे क्या होता है? चारा उगाने से एक तो भूमि को जीवांश पदार्थ मिल जाते हैं, और दलहनी चारा उगा लिया तो मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी, है? तो चारा उगा ले, खाली भूमि को नहीं छोड़ के खाली भूमि में चारा उगा लेना, चारे वाली फसलों को उगा लेना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है इससे। ये देखो आप, चारे वाली फसलें उगा लेना, खेत में भेड़ें चल रही है? क्या कहेंगे? ले क्रॉपिंग कहते हैं। सोड कल्चर, सोड कल्चर भी क्या है? एक तरह का मल्चिंग है। कैसे मल्चिंग है? बगीचों की खाली पड़ी भूमि को घास में, घासों को अपने आप उगने देना। बगीचा है, ये बगीचा है, ये बगीचा है, ये बगीचा है या फिर कोई बाग है, उसमें घासों को अपने आप उगने दो, अलाउ, मतलब कोई मना मत करो। उससे क्या होगा? ये कवर रहेगी, भूमि ढकी रहेगी, जीवांश पदार्थ भी मिलते रहेंगे, नमी बनी रहेगी, है? इसको बोलते हैं भैया सोड कल्चर। सोड का मतलब एक प्रकार की घासों की मल्चिंग होती है। क्या होती है? एक प्रकार की घासों की मल्चिंग है, घासों की मल्चिंग। देखो ये लिखा हुआ सोड मल्चिंग, इसको सोड मल्चिंग भी कहते हैं। हाँ लिखा हुआ ना, सोड मल्च लिखा हुआ, देखो सोड मल्च, सोड कल्चर, सोड क्रॉपिंग है। सोड कल्चर को अलग अलग वर्ड्स काम में आ रहे हैं हमारे यहां पे। देखिए आप, कैच क्रॉप, कैच क्रॉप, इसको कंटिंजेंट भी कहते हैं। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट यानी मतलब जब जिसको सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ जाए तो सूखी अवधि में, सूखा पड़ गया, बरसात नहीं आई, तो उस अवधि में हमको तैयारी करनी है और या कंटिंजेंट प्लान बनाओ। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है कंटिंजेंट प्लान बनाना। उस सूखी अवधि के लिए हमारे किसानों की, हमारे पशुपालन की स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसी चीजें उगाओ, ऐसी खेती करो कि भैया समाज पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, वो प्लान बनाना पड़ता है। ऐसी जैसे घासें उगाने की कोशिश करेंगे,
छोटी अवधि की फसलें उगाएंगे, इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, है कंटिजेंट प्लान है। तो कैच क्रॉप क्या होता है? कैच क्रॉप, कैच यानी पकड़ना। कैच क्या होता है? पकड़ना, कैच करना। काय को करना? समय को कैच करना। कई बार क्या होता है, खरीफ की फसल, खरीफ ऋतु में ही काम आता है शब्द। खरीफ की फसल ऋतु है भैया, शुरू में बरसात आ गई, बढ़िया बरसात आ गई, हमने खेत में मक्का को बो दिया। मक्का को बोने के बाद आज बोया, 2-3 दिन बाद अंकुरण हो गया और भैया उसके बाद बरसात ही नहीं आई, 20 दिन तक कोई बरसात नहीं आई, हमारी मक्का का खेल खत्म, सूख गई। 20-22 दिन बाद बरसात आ गई। अब भैया ये आ गया करीब 1 महीना निकल गया खरीफ का, अब तो समय कम बचा है खरीफ में, फिर आगे रबी का टाइम हो जाएगा। तो इस कम अवधि जो थोड़ा समय बचा है उसको कैच करना है। इस अवधि में छोटी अवधि की फसल उगा लो। इस अवधि को पकड़ने के लिए छोटी अवधि की फसल, मूंग को उगा लो, लोबिया को उगा लो, छोटी अवधि में तैयार होने वाली फसल को उगा लो, या ऐसी किस्में उगाओ जो जल्दी पक जाती हो। इसको कहेंगे कैच क्रॉपिंग। क्या कहेंगे? कैच क्रॉपिंग कहेंगे। और इसके लिए बेस्ट फसल है मूंग। क्या है? उड़द भी आती है, लोबिया भी आता है, हालांकि मूंग बेस्ट है। इसके बाद है भैया क्लीनिंग क्रॉपिंग। ये क्लीनिंग क्या होती है? ऐसी फसलें जो खेत की सफाई कर देती है। कैसे कर देती है? कुछ फसलें होती है, आलू है, शलजम है, इनकी जो क्या होता है, आलू और शलजम को जब खेत में अपन उगाते हैं तो इनके पत्ते जो होते हैं, कैनोपी बोलते हैं इसको, कैनोपी, पूरे बहुत घने पत्ते होते हैं और ये पूरी भूमि को ढक लेते हैं और खरपतवारों को पनपने नहीं देते हैं। आलू और शलजम तो नीचे भैया बिल्कुल क्लीन रहता है, इसको बोलते हैं क्लीनिंग क्रॉपिंग। इन फसलों की कैनोपी से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार मुक्त खेत रहता है, इसलिए इसको क्लीनिंग क्रॉपिंग कहते हैं। आलू और शलजम इसका एग्जाम्पल है। आलू और शलजम इसका एग्जाम्पल है। क्लीनिंग क्रॉपिंग में आ गया भैया। अब आएगा फाउलिंग क्रॉप। फाउलिंग ऐसी क्रॉप जो ज्यादा खरपतवारों को प्रोत्साहित करती है। ऐसी फसलें तो ज्यादा खरपतवारों को प्रोत्साहित करती है, उनको फाउलिंग क्रॉप कहते हैं। और ये जो धान बोते ना अपन, बीजों से रोपण नहीं करते, सीडेड बीजों से धान की बुआई करते हैं, या फिर ज्वार में, इन दोनों में ही ज्यादा खरपतवार लगते हैं, इनको फाउलिंग क्रॉप कहते हैं। एक है ट्रक क्रॉपिंग। ट्रक के द्वारा उसके जो उत्पाद है, सब्जियां हैं, फल है, ट्रक के द्वारा ले जाने, मतलब ट्रक से आसानी से ले जा सकते हो। आसपास मंडी है, बड़ी मंडी है, दिल्ली है या जयपुर है के आसपास कोई एरिया है, उन क्षेत्रों में ऐसी खेती करना जो ट्रकों से, वाहनों से ले जा सके। ट्रक, सारी खेती ऐसी करो जो ट्रक में भर कर मंडियों में भेज दें अपन, तुरंत तोड़ कर। इसको ट्रक क्रॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रक क्रॉपिंग कहते हैं। ऑगमेंटिंग, प्रोत्साहन देने वाली मुख्य फसल उत्पादन को सहायता प्रदान करने वाली पूरक फसल उगाना, एरी फसल उगाना तो दूसरी फसल को सहायता दे। बरसीम के साथ सरसों को उगाना। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली फसलें। कॉम्प्लीमेंट्री होती है ज्वार के साथ लोबिया या सौड़ा उगाना, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, जो फसलें आपस में न तो नुकसान पहुंचाए न फायदा पहुंचाए, है, प्रतियोगी भी नहीं हो, इसको मक्का के साथ कुकुर बिटेसी उगाना है। इसके बाद है एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव, जो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव भैया। धान और ज्वार है ये, है। कैश क्रॉप, कॉमर्शियल भी बोलते हैं कैश, इसको भैया ढंग से समझ लेना, कई बार कंफ्यूजन होता है। नकदी फसलें, इसका मतलब क्या होता है? नकद से होता है, हैं? अरे नकद तो सभी से होता है, गेहूं से भी नकद पैसे मिलते हैं, धान से भी नकद पैसे मिलते हैं, पर वो तो नकदी फसलें नहीं है। ये नकदी फसलें क्या होती है? इसको कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है? एक ही बात है दोनों, नकदी कहें चाहे कॉमर्शियल कहें। देखो मेरी बात सुनो, इस वर्ग में वो फसलें आती है जिनको
वो फसलें आती जिनको किसान जब खेत में पैदा होता है तो पूरा का पूरा बाजार में लेके जाता है, अपने काम के लिए रखता नहीं है, क्योंकि वो उसको उपयोग में ले ही नहीं सकता। पूरी की पूरी फसल को गाड़ी ट्रक में भरकर सीधा बाजार में बेच के केस लेके आता है। कपास उगा ली तो कपास को क्या करेगा रख के, वो धागा थोड़ी बनाएगा घर में, है? कपास को, गन्ने को रख के क्या करेगा, वो रस निकाल के चीनी बनाएगा घर में, है? तो गन्ना, कपास, ये क्या है, नकदी फसलें हैं। इनको संग्रह किसान अपने आवश्यकता के लिए, जरूरत नहीं उसकी, आवश्यकता नहीं उसकी, है? केवल पूरी की पूरी बेची जाती है। कपास है, जूट है, जूट का क्या करेगा, आलू है, कितना आलू रख लेगा, किलो 2 किलो आलू से ज्यादा रख ही नहीं सकता, है? चुकंदर है, तंबाकू है, सारे के सारे भैया बाजार में केवल केस के रूप में तुरंत लेके आएगा, क्योंकि उनके तो दूसरे उपयोग होंगे, इनके तो फैक्ट्रियों में जाकर उपयोग होगा सबका। ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहते हैं, ध्यान रख ले आप। अरे गार्ड क्रॉप, गार्ड क्या होता है, पुलिस वाला खड़ा गार्ड के रूप में, गार्ड, चौकीदारी बोलते हैं, पुलिस वाला नहीं, चौकीदारी, चौकीदारी वाली फसलें। अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, हम कपास जब उगाते हैं, कपास का खेत के चारों तरफ बाउंड्री में भिंडी की फसल उगा लेते हैं, तो भिंडी की फसल गार्ड क्रॉप हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि कपास और भिंडी एक ही कुल की फसलें हैं, और जो कीड़े लगते हैं वो भिंडी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब कीड़े लगते हैं तो पहले भिंडी में लगते हैं, और वो भिंडी पर ही दवा छिड़क लो आप, वहीं से कंट्रोल कर लो, तो कपास की फसल कीड़ों से बच जाएगी। इसलिए क्या कहेंगे उसको, गार्ड क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही गन्ने के चारों तरफ सनई को उगा लो, वो भी रक्षा करती है। जैसे गन्ने रास्ते चलते वाला आदमी गन्ना तोड़ के ले जाता है ना, चारों तरफ सनई उगा लो, पता ही नहीं पड़ेगा अंदर गन्ना उगा हुआ है। ऐसी फसलें, नर्स क्रॉप एक वर्ड है, नर्स क्रॉप, ऐसी फसलें उगाना जो अन्य फसलों के विकास में सहायक हो, जैसे सनई, गन्ना या ज्वार को रिजका हेल्प करता है। सनई, गन्ना और ज्वार को रिजका, बरसीम के पास उगाना, ताकि अधिक धूप होने पर इनकी छाया से रिजके और बरसीम को फायदा होगा। रिजके और बरसीम को कम धूप चाहिए ना, हल्की हल्की छाया चाहिए, तो उनको कहाँ उगाओ, सनई, गन्ना या ज्वार के पास उगा लो, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। सनई नर्सिंग हो गई, उसकी केयर हो गई। कौन कर रहा है केयर, गन्ना कर रहा है केयर, सनई कर रही है केयर, छाया दे रही है उसको, बरसीम को और रिजके को। इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से समझ लें आप तो याद रह पाएगा भैया। इधर देखो आप, ये 3 वर्ड है, एग्री, सिल्वी, पेस्टोरल, इन तीनों के मीनिंग आने चाहिए आपको। कई बार तो ये एग्री क्या पूछ लेता है, एग्री पेस्टोरल क्या मतलब होता है, कई बार पूछ लेता है होर्टी पेस्टोरल, ये है, कई बार पूछ लेता है सिल्वी, सिल्वी पेस्टोरल, सिल्वी पेस्टोरल, है, ये क्या होते हैं भैया। अब इसको आपको मीनिंग समझना चाहिए इन वर्ड्स का, वो मैं समझा रहा हूं आपको। इधर देखो, एग्री तो एग्रीकल्चर होता है, जानते हैं अपन, खेती, फसलें उगाना, फसलें उगाना एग्री। सिल्वी जंगली वृक्ष उगाना, जंगली पौधे उगाना, फॉरेस्ट के ट्री उगाना, फॉरेस्ट्री। सिल्वी, सिल्वी, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर क्या होता है, फॉरेस्ट लगाना, सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट लगाना, सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट लगाना, एग्रीकल्चर फसलें उगाना, हॉर्टिकल्चर फल बाग बगीचे के वृक्ष उगाना, जानते हैं। पेस्टोरल है, पेस्टोरल क्या होता है, पशुओं के लिए चारा उगाना, पेस्टोरल चरागाह है, इसको क्या बोलते हैं, चरागाह है, चरागाह है बोलते हैं भैया पेस्टोरल है। तो सब चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो आ गई एग्रीकल्चर फसलें, एक आ गई सिल्वी फॉरेस्ट है, एक आ गई पेस्टोरल चरागाह, एक आ गई होर्टी फल बगीचे फलोद्यान है। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, कैसे पूछ ले, देखो मैं बताता हूं कैसे पूछता है परीक्षा में। देखिए आप, कई बार पूछता है सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखो सिल्वी तो क्या है, फॉरेस्ट है, पेस्टोरल क्या है, चरागाह है, क्या है, फॉरेस्ट के ट्री उग रहे हैं और चरागाह में पशु चर रहे हैं, सिल्वी पेस्टोरल है। तो क्वेश्चन नीचे उसमें ऑप्शन क्या आएगा, फसलें
प्लस चारा, उद्यानिकी फसलें प्लस चारा, या फिर वन फॉरेस्ट्री प्लस कृषि, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, इन दोनों को मीनिंग आने चाहिए आपको। सिल्वी पेस्टो, सिल्वी फॉरेस्ट, पेस्टोरल चरागाह है, और सिल्वी हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एग्री सिल्वी सिस्टम, एग्री फसलें, सिल्वी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और फसलें, एग्री सिल्वी सिस्टम, एग्री सिल्वी सिस्टम आ गया कि नहीं आया। इसके बाद होर्टी सिल्वी, हॉर्टिकल्चर के फल, आम के पौधे लग रहे हैं भैया, और सिल्वी फॉरेस्ट के ट्री लगा दिए, कहीं फॉरेस्ट के ट्री लगे हुए हैं, ये छोटे पौधे होंगे, इस हॉर्टी सिल्वी हो गया है, हॉर्टी सिल्वी हो गया। इसके बाद एग्री हॉर्टी, वो तो करते ही करते हैं, हम भी करते हैं उसको, तो आम के पौधे हैं और बीच में फसलें हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होता है। तो ये आपका समझ में आने की बात यह है। कई बार आपको 3 भी पूछ लेता है, वो क्या पूछता है, ये पूछ लिया एग्री सिल्वी पेस्टोरल क्या होता है, तो इसमें फसलें और वन फॉरेस्ट और चरागाह तीनों आ गई हैं। ये आपको मीनिंग आएगा तो कर लेंगे आप। अब भैया देखो आप, ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्या होता है, ट्रैप करना, पकड़ना, पीछे से एक जाल बिछाकर पकड़ना, ट्रैप करना, किसी को जाल बिछाकर पकड़ना। तो जैसे ये क्या होता है भैया, कुछ फसलें उगाई जाती है टमाटर की 2 लाइनों के बीच, ये टमाटर की फसल है, ये टमाटर की फसल है, और बीच में गेंदा उग रहा है भैया, क्या उग रहा है, हजारा, गेंदा, मेरीगोल्ड, कई नाम है ना, हजारा, गेंदा, मेरीगोल्ड, और दोनों तरफ क्या उग रहा है, टमाटर। और भैया इन दोनों में ही एक तो लट लगती है, फल छेदक लगती है, एक इन दोनों में ही इनकी जड़ में एक निमेटोड भी लगता है। तो पता क्या होता है, ये जो टमाटर बच जाता है, क्योंकि जो लट पहले हजारे में आती है, तो जो लट हजारे में आती है, हजारों को नुकसान पहुंचाती है, इसी पर कीटनाशक का छिड़काव कर लो आप, आपके टमाटर बच जाएगी। हमने मूर्ख बना दिया किसको, कीड़े को, ट्रैप कर लिया कीड़े को, कर लिया ना, ट्रैप क्रॉप हो गई। इस प्रकार से 2 टमाटर की लाइन में एक लाइन काहे की लगा दी, हजारे की, इसको ट्रैप क्रॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉपिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट भैया, एक थोड़ा सा और बचा है, ये छोटा सा लास्ट बिंदु ले रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड ही नहीं होगा फिर। एक होता है हार्वेस्ट इंडेक्स, फसल कटाई सूचकांक। फसल कटाई सूचकांक क्या होता है भैया, फसल कटाई सूचकांक पता क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने गेहूं की फसल काट ली, उसमें फसल काटी है भी, अभी हमने थ्रेसर नहीं किया है, फसल काट ली, अब उसमें भूसा भी है और अनाज भी है? तो पूरे बायोमास को तोल लो आप, उसके पूरे तने सहित बालियों को सबको तोल लिया अपन ने। बाय द वे, बालियों और सारी बालियों और पूरे का बायोमास का वजन हो गया भैया 1000 किलो। ये मान लो, आपको छोटी सी मात्रा ले लेते हैं, उदाहरण ले रहे हैं अपन, 1000 किलो हो गया। और उसमें से कितना, गेहूं का दाना कितना निकला, 500 किलो। कितना निकला, 500 किलो निकला भैया गेहूं का दाना। 1000 तो बायोमास पूरा, और 500 किलो क्या निकला, गेहूं निकला। तो भैया 0.5 क्या हो गया इसका, फसल कटाई सूचकांक हो गया है। इसका क्या है, आर्थिक उपज बटा कुल जैविक उपज। आर्थिक उपज क्या है, गेहूं का दाना, और कुल जैविक उपज क्या है, पूरी भूसा वूसा सब मिला के, बाली वाले सब आ जाएगी उसमें। तो भैया 500 किलो गेहूं का दाना था, 1000 किलो पूरा था। 1000 में से 500, कितने में से कितना, वही जवाब है, बार बार वही चीज आ रही है नीचे, कितने में से ऊपर कितना है, कितने में से कितना, तो 0.5 आ गया फसल कटाई सूचकांक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। एक ही बात है, इसको देखो चाहे इसको देखो, फसल कटाई सूचकांक। एग्जाम्पल भी दे रखा है, 20 क्विंटल मक्का की उपज हुई, जबकि कुल कड़बी 30 क्विंटल हुई है, तो फसल का कटाई सूचकांक क्या होगा, ये हो गया 30 और 20 50, कुल वजन हो गया ना, तो 20/50 आ गया। देख लो आप, ये पहले इसको कर लिया 20/50, तो 0.5 क्या हो, 0.4 क्या हो गया, फसल कटाई सूचकांक हो गया। ये आज का हमारा टॉपिक था भैया, विभिन्न प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम।
और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद।